नमस्ते, स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ स्टडी कैपिटल। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम सीयूएट बायोलॉजी 2023 के सिलेबस के बारे में डिस्कशन करना शुरू करेंगे कि कौन से पोर्शन से हमें कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कितने महीनों में हम अपने सिलेबस को खत्म कर सकते हैं और मल्टीपल टाइम एमसीक्यू सॉल्व करके हम एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो सकते हैं। ठीक है, आप सभी में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो हिंदी मीडियम से बिलोंग करते होंगे और कुछ ऐसे होंगे जो इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करते होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो कंसेप्ट और चैप्टर्स पढ़ाए जाएंगे वो बिलो लेवल से पूरा टॉप लेवल तक बताया जाएगा। ठीक है, चीजें आपको इजी से मॉडरेट से लेकर टफ वे में आपको समझाने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हम हर एक चैप्टर खत्म करने के बाद एक पर्टिकुलर एमसीक्यू सॉल्व करेंगे जो कि बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी के प्रीवियस एग्जामिनेशंस में आए होंगे। ठीक है, आप सभी में से बहुतों का सपना होगा कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हम अपने मास्टर्स को कंटिन्यू करें, लाइक बीएचयू, जेएनयू, डीयू। ठीक है, तो उस हिसाब से हमको अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बनानी होगी ताकि हम एग्जाम्स को क्वालिफाई कर सकें। ठीक है, सीयूएट ने एक चीज तो सही की कि उसने 11th क्लास के सिलेबस या पोर्शन को हटा दिया, बट सिर्फ 50%, मतलब 100% अगर बायो का सिलेबस 50 11th से आता तो 50 12th से आता। ठीक है, लेकिन उसने 11th के पोर्शन को हटा दिया। इसका मतलब कि जो आपका 12th के पोर्शन से क्वेश्चंस बनेंगे वो बहुत ही बारीकी से क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, तो ये चीजें आपको क्लियरली मेंशन कर दी गई हैं कि आपका जो क्वेश्चंस लेवल होगा वो पूरा टोटली एनसीईआरटी बेस्ड होगा। ठीक है, एग्जाम्स में कहा जाता है कि आप सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ लोगे तो आपका काम चल जाएगा, बट इट इज नॉट समथिंग लाइक दिस। ठीक है, आपको चीजें थोड़ी बाउंड्री लेवल से अब देखनी पड़ेंगी ताकि आप एग्जाम्स इजीली क्लियर कर सको। ठीक है, तो बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो I'd like to introduce myself Disha Sonkar. Currently I am pursuing my masters from Banaras Hindu University. ठीक है, so in this video I will be guiding you towards the syllabus of CUET 2023. ठीक है, so let's start the video. ठीक है, हमारा पहला यूनिट आता है रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन हम लोअर ऑर्गेनिजम्स में, एनिमल्स में, प्लांट्स में एंड ह्यूमन बींग्स में किस तरह से किस किस प्रकार के होते हैं ये सब बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, देखिए आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों के क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे लेकिन आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री में अगर आपके चांसेस हैं थोड़ी बहुत गलती करने के तो वो आप बायो के पेपर में कवर कर सकते हो बाय फुलफिल यूटिलाइजिंग द कंटेंट। ठीक है, आप सभी चीजों को समझ के थोड़ा सा बस मेहनत चाहिए कि आप चीजों को रिवाइज करो और याद करने की कोशिश करो, तो आपकी जो लेवल मेंटेन होना चाहिए, इस पेपर में इतना आना चाहिए, इस पेपर में इतना चाहिए, तो आपका एक कंटिजेंसी क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो पहला चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, आप इन सभी शब्दों से रूबरू होगे जैसा कि आपने बोर्ड एग्जाम दिया है ना। तो बोर्ड एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आप सभी को आई होप कि पता होगा सभी चैप्टर्स में क्या क्या कंटेंट्स थोड़े बहुत दिए गए हैं और हमको उसको कितनी बारीकी से पढ़ना है। क्लियर? रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन किस किस का फीचर है, रिप्रोडक्शन के टाइप्स क्या होते हैं, रिप्रोडक्शन होता क्या है, कौन कौन से टाइप्स होते हैं, ए सेक्सुअल हो गए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गए, उनके एग्जांपल्स हो गए, डिफरेंट टाइप्स हो गए, बाइनरी फिजन हो गए, फ्रेगमेंटेशन हो गए, प्लांट्स में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो गए। ठीक है, तो ये बहुत सारे टॉपिक्स आ जाएंगे आपके रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर में। क्लियर? मोड्स में हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। क्लियर? एसेक्सुअल आपके लोअर ऑर्गेनिज्म में कैसे देखे जाते हैं, बडिंग होती है, फिजन होती है, ये सारे शब्दों से आप रूबरू होगे। क्लियर? बाइनरी फिजन हो गया, स्पोरुलेशन हो गया, बडिंग हो गया, जर्म फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, गैम्यूल फॉर्मेशन दैट इज, फ्रेगमेंटेशन हो गया आपका, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कैसे होता है प्लांट्स में कि प्लांट्स का कोई भी एक पार्ट हम उठा के ले आए और हम एक नया प्लांट पार्ट डेवलप कर सकेंगे। क्लियर? तो ये सारी चीजें हम रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में पढ़ेंगे। नेक्स्ट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। व्हाई इट इज कॉल्ड एज सेक्सुअल? बिकॉज टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर? इसको हम फ्लावरिंग प्लांट्स क्यों कहते हैं? बिकॉज इट टेक्स प्लेस इन एंजियोस्पर्म्स व्हिच इज द स्पर्मेटोफाइट। ठीक है, 11th क्लास में पढ़ा था ना, प्लांट किंगडम का डिवीजन पढ़ा था कि प्लांट किंगडम को कितने हिस्सों में डिवाइड किए गए थे, एल्गी, फंजाई जिसको हम लोअर प्लांट्स कहते हैं। ठीक है, ब्रायोफाइट, टेडोफाइट, एंजियोस्पर्म, तो ये हमारे एडवांस फॉर्म ऑफ प्लांट्स हैं जिसमें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा जाता है। ठीक है, इसमें हम फ्लावर के स्ट्रक्चर की बात करेंगे, मेल पार्ट के बारे में पढ़ेंगे, फीमेल पार्ट के बारे में पढ़ेंगे हम, दैट इज स्टैमेन के बारे में पढ़ेंगे विच इज द मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, हम स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी विच कंस्टिट्यूट पिस्टिल
ठीक है, इन सभी शब्दों से आप रूबरू हो गए। क्लियर? डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट, हाउ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस टेक्स प्लेस, हाउ मेगास्पोरोजेनेसिस टेक्स प्लेस। ठीक है, डेवलपमेंट टाइप पढ़ेंगे हम, पॉलिनेशन पढ़ेंगे, पॉलिनेशन किन किन एजेंट्स के द्वारा होता है, क्या क्या स्ट्रेटेजीज डेवलप करते हैं सेल्फ पॉलिनेशन करने के लिए, क्रॉस पॉलिनेशन करने के लिए। ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन जो हमारा होता है वो एंजियोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर होता है। ठीक है, तो ये सारे चैप्टर में हम इन सभी बातों के बारे में डिस्कशन करेंगे। कुछ स्पेशल मोड्स होते हैं, दैट इज एपोमिक्सिस, पार्थेनोकार्पी, पॉलीएम्ब्रियोनी। ठीक है, इन सभी से क्वेश्चंस डायरेक्ट उठ के आते हैं, एग्जांपल बेस्ड या डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ दिया जाता है। क्लियर? और सीड और फ्रूट फॉर्मेशन का क्या क्या बेनिफिट्स है, ये प्लांट में बनना क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में कवर करेंगे। क्लियर? ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? प्लांट्स और एनिमल्स के केस में हमने जो जो पढ़ा, सिमिलरली हम ह्यूमंस के बारे में डिस्क्राइब करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर में। क्लियर? एज एन एडल्ट स्टूडेंट, ठीक है, आप सभी को ये चीजों की नॉलेज होनी चाहिए कि ह्यूमन बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं, क्या क्या रिप्रोडक्शन मेथड होते हैं, है ना, कैसे हम अनएजुकेटेड लोगों को एजुकेट कर सकते हैं। ये सब चीजें हम जानेंगे तभी तो हम नॉलेज स्प्रेड करेंगे। क्लियर? तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर में हम मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्शन के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात करते हैं, है ना, like testis which constitute the male reproductive organ, है ना, ovary which constitute the female reproductive organ, gametogenesis कैसे होता है, गैमेट्स कैसे बनते हैं, कौन सा सेल डिवीजन इन्वॉल्व होता है, whether it is mitosis और meiosis। क्लियर? स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस से हमारे स्पर्म्स बनते हैं, है ना, oogenesis प्रोसेस, ये काफी बहुत ही ब्रॉड प्रोसेस है, इसको समझने के लिए पूरा फुल ऑन माइंड कंसंट्रेट करके रहिएगा। क्लियर? मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है, मैंने फ्लावरिंग प्लांट्स में ऑयस्टर साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में भी बताया है। क्लियर? फर्टिलाइजेशन क्या होता है, एम्ब्रियो कैसे डेवलप होता है, जाइगोट से बहुत सारे स्टेजेस उसमें इन्वॉल्व होते हैं, ब्लास्टुला हो गए, मोरुला हो गए। क्लियर? जो एनसीईआरटी जो सही से पढ़ के बोर्ड एग्जाम जो क्लियर किया होगा उसके लिए ये सारी चीजें बिल्कुल ही ईजी है। डन? इम्प्लांटेशन कैसे होता है, व्हाट इज इम्प्लांटेशन? ओवरी, मतलब आपका जब जाइगोट बन जाता है तो वो क्या होता है, वो ओवरी वॉल में जाके अटैच हो जाता है। क्लियर? प्रेगनेंसी एंड प्लेसेंटल फॉर्मेशन, इन सभी के बारे में ह्यूमन बॉडी में कैसे कैसे सभी चीजें, एक बेबी के गैमेटोजेनेसिस से लेके एक बेबी के बर्थ तक के जितने भी इवेंट्स होते हैं, ये सारी चीजें हम आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे। क्लियर? फिर इसके बाद रिप्रोडक्टिव हेल्थ, यहाँ पे हमारे एनसीईआरटी में जो चैप्टर्स दिए गए हैं एक अरेंज वे में दिए गए हैं ताकि आप स्मॉलर से ब्रॉडर वे में आपको नॉलेज गेन हो। क्लियर? पहले आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर दे दिया जिसमें कि आप सभी चैप्टर्स के बारे में समझोगे। ठीक है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हम क्या जानेंगे, व्हाई देयर इज अ नीड फॉर रिप्रोडक्टिव हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ की जरूरत क्यों होती है, एसटीडीज क्या होती हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज क्या होती हैं। ठीक है? इनसे बचने के लिए क्या क्या कॉन्ट्रावेंसेस मेथड डेवलप किए गए हैं ताकि हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से बच पाए। ठीक है? बर्थ कंट्रोल नीड मेथड, ठीक है, कंट्रासेप्टिव मेथड जो होते हैं, एमटीपी क्या होता है, ठीक है, अबॉर्शन क्या होता है, इन सभी चीजों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है? आईवीएफ क्या होते हैं, जीआईएफटी क्या होता है, गिफ्ट क्या होते हैं, ये सब मॉडर्न मेथड्स हैं। क्लियर? तो इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर में। क्लियर? आई होप कि रिप्रोडक्शन के जो चारों चैप्टर आपको समझ में आ गया है कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं। जस्ट ग्रो, हमारे यहाँ पेड कोर्सेज की स्टार्टिंग हो रही है। ठीक है? तो आप बेहतरीन तैयारी करने के लिए CUET 2023 के लिए हमारे पेड कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं जो कि बीएससी एग्रीकल्चर और बीएससी बायो के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। क्लियर? तो आपको रिप्रोडक्शन के सीरीज में ये चारों चैप्टर्स बहुत ही अच्छे से पढ़ने हैं। ठीक है? इनको पढ़ने के बाद आप MCQ सॉल्व करिए, बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी के आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हो। क्लियर? एज ए बीएससी बायो स्टूडेंट आप एनसीईआरटी को गो थ्रू, एनसीईआरटी के बाद आप थोड़ा बहुत बाउंड्री में क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? तो ये हमारा रिप्रोडक्शन सीरीज है। ऑर्गेनिज्म के बाद फ्लावरिंग प्लांट के बाद ह्यूमंस में हमने देखा और क्या क्या रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करने के लिए क्या क्या मेथड्स को हम फॉलो करते हैं। डन? तो ये हमारा रिप्रोडक्शन सीरीज खत्म। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन की। ठीक है? आज मैं आपके सामने जो बोल रही, ठीक है, आप जो लोगों के बीच में वेरिएशन देखते हो वो क्यों होता है, वो एक जेनेटिकल केस है। ठीक है? वेरिएशन होता है ना। तो जेनेटिक्स में आप हेरिडिटी एंड वेरिएशंस पढ़ोगे विच इज द रूल ऑफ द नेचर। ठीक है? वेरिएशन हो गया, इवोल्यूशन हो गया, वो नेचर का रूल है। वेरिएशन को एक अच्छा साइन माना जाता है। ठीक है? मेंडेलियन इनहेरिटेंस के बारे में, हु वाज मेंडल? मेंडल कौन थे? मेंडल इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। ग्रीगर जॉन मेंडल वो एक मॉन्क थे, है ना। आप देख रहे हो बायोलॉजिस्ट जो होते थे पिछले जमाने में उनके पास चीजें
अरेंज वे में नहीं होती थी, है ना, बट वो कुछ कुछ करते 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 नई चीजों की डिस्कवरी कर देते थे। हमारे जो मेंडेलियन सर हैं, ग्रीगर जॉन मेंडल, इनको हम फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं, और ये क्या थे, ये आप जंगलों में अपना जीवन व्यतीत करते थे, और इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट भी किया था वो पी प्लांट पे किया था। इन्होंने एक्सपेरिमेंट करने से पहले सोचा नहीं था कि ये इतने पॉपुलर हो जाएंगे कि इनका जो नाम है वो किताबों में प्रिंट हो जाएगा। क्लियर? तो इसमें हम ग्रीगर जॉन मेंडल के द्वारा किए गए एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है, और बहुत सारे उससे प्रिंसिपल हमने डिराइव किए। कोडोमिनेंस क्या होता है, मल्टीपल एलिज्म क्या होती है, ठीक है, ब्लड ग्रुप हमारा जो मतलब आपका ब्लड ग्रुप और कुछ है, आपके फ्रेंड का ब्लड ग्रुप और कुछ है, तो ये वेरी क्यों करता है, व्हाई देयर इज ए नीड, ठीक है, इन सब के बारे में हम जानेंगे। प्लियोट्रॉपिक के कंसेप्ट के बारे में जानेंगे, है ना। क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में जानेंगे, क्रोमोसोम क्या होते हैं, क्रोमैटिन क्या होते हैं, इन सब के बारे में जानेंगे, क्रोमोसोम में वेरिएशन कैसे इंट्रोड्यूस होते हैं। क्लियर? अगर सपोज मेडिकल केसेस में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एबनॉर्मल पैदा होते हैं, ठीक है, क्यों होते हैं, क्योंकि उनके क्रोमोसोम में या तो आइदर डिलीशन होती है, या तो एडिशन होती है, या तो म्यूटेशन हो जाता है, ठीक है, ये सब चीजें ही हम जेनेटिक्स में पढ़ेंगे। क्लियर? सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, मतलब ऐसी बीमारियां या ऐसे जीन्स जो कि सेक्स लिंक्ड है, मतलब माता पिता में है, तो वो बच्चे में भी श्योरली जाएंगे। क्लियर? सेक्स डिटर्मिनेशन में हम ये सब पढ़ेंगे। सेवरल डिजीजेस के बारे में पढ़ेंगे, हीमोफीलिया हो गया, कलर ब्लाइंडनेस हो गया, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स भी हम पढ़ेंगे, थैलेसेमिया हो गया, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हो गया, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम एंड क्लैरीफेंडर सिंड्रोम, ठीक है। तो ये सिंड्रोम से भी बहुत सारे सवाल आते हैं कि किस क्रोमोसोम में क्या आपका ऐड हुआ, क्या आपका डिलीट हुआ। क्लियर? नेक्स्ट, फिर जैसे हम जेनेटिक्स से थोड़ा आगे बढ़ेंगे, फिर हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की। क्लियर? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में हम डीएनए के बारे में पढ़ते हैं, आरएनए के बारे में पढ़ते हैं, है ना, हमारा जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसके बारे में हम पढ़ते हैं, डेवलप कैसे हुआ, क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स किए गए, ठीक है, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। डीएनए के पैकेजिंग की जरूरत है, व्हाई देयर इज ए नीड फॉर पैकेजिंग, कौन कौन से प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं पैकेजिंग करने के लिए, अगर पैकेजिंग नहीं होगा तो डीएनए हमारे बॉडी में यूं ही स्प्रेड होता जाएगा, ठीक है, तो चीजें एक ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं चल पाएंगे। क्लियर? फॉर एग्जांपल कि मैं आपको ट्रिक बताती हूँ, ठीक है, हमारा जो डीएनए है, डीएनए से आपका एमआरएनए जब बनता है ना, और एमआरएनए से फर्दर क्या होता है, प्रोटीन बनता है। क्लियर? तो आपका ये जो प्रोसेस होता है वो ट्रांसक्रिप्शन होता है, और ये जो प्रोसेस होता है वो ट्रांसलेशन होता है। क्लियर? ये सब चीजें आप पढ़े होंगे, एक साइटोप्लाज्म में होता है और एक न्यूक्लियस में होता है, ठीक है, तो ये सब हमारा मॉलिक्यूलर एस्पेक्ट में हम पढ़ेंगे। क्लियर? डन। अब डीएनए की पैकेजिंग क्यों जरूरी है, कौन कौन से प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, यूकैरियोट्स में, एज ए कंपैरिजन हम होल पढ़ेंगे। डन। लैक ओपेरन क्या होता है, जीनोम और ह्यूमन जीनोम कंसेप्ट है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज इवोल्यूशन। इवोल्यूशन द टर्म इटसेल्फ सिग्निफाइज कि चीजें कैसे इवॉल्व हुई। जो नेचर में गैसेस हैं, जो मटेरियल्स है, जो आपके बॉडी में न्यूट्रिएंट्स, ये सारी चीजों का इवॉल्व कैसे हुआ, आपके ह्यूमन बॉडी फॉर्म कैसे हुई, ठीक है, ओरिजिन ऑफ लाइफ, लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुई अर्थ पे, है ना, बायोलॉजिकल तरीका क्या है और एविडेंसेस क्या है जिससे हमें पता चलता है कि चीजें इवॉल्व हुई, ठीक है। पैलियोटोलॉजिकल, ठीक है, कंपैरेटिव एनाटॉमी देख के, है ना, आज जो आपके पास डायनासोर खत्म हो गए हैं, ठीक है, तो उनके कुछ रिमेनिंग आपको रखे जाते हैं ताकि आप फ्यूचर स्टडी में आपको काम आए। क्लियर? डार्विन की कंट्रीब्यूशन के बारे में हम पढ़ेंगे, मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी जो था इवोल्यूशन का, बहुत सारे थ्योरीज के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट द इवोल्यूशन, ठीक है। फिर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसमें हम बहुत सारे माइक्रोब्स हो गए, बैक्टीरिया हो गए, फंजाई हो गए, वो ह्यूमन बॉडी को कैसे इन्फेक्ट करते हैं, और उनके हार्मफुल इफेक्ट भी होते हैं और बेनिफिशियल इफेक्ट भी होते हैं, वो कैसे, मलेरिया हो गया, फिलारियस हो गया, ये सब आपको बीमारियां हैं जो कि कॉज की जाती है। जब आप ये चैप्टर पढ़ोगे तो आपको बहुत सारे बैक्टीरिया अलग अलग सिग्निफाई करके दे दी जाएंगे कि ये पर्टिकुलर ये डिजीज कॉज करते हैं, ठीक है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे कि बैक्टीरिया बेनिफिशियल भी हो सकती है, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं या ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ह्यूमन बॉडी के लिए बेनिफिशियल भी होते हैं और हार्मफुल भी होते हैं। डन। और वो इम्प्रूव कैसे करते हैं फूड के प्रोडक्शन को, ठीक है, कौन कौन से प्रोटीन्स होते हैं जो हेल्प करते हैं फूड के प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने में। टिश्यू कल्चर के बारे में हम बात करेंगे, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कि प्लांट के एक पार्ट से, सिंगल पार्ट से हम कैसे पूरा होल प्लांट को डेवलप करते हैं। क्लियर? इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे, बायोफोर्टिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, है ना, एपीकल्चर,
एनिमल हस्बेंड्री, एपिकल्चर इज द स्टडी ऑफ हनी बी। डन। माइक्रोब्स ह्यूमन वेलफेयर को कैसे अफेक्ट करते हैं, हाउस होल्ड में कौन कौन से माइक्रोब्स की रिक्वायरमेंट होती है, क्लियर। सीवेज ट्रीटमेंट में कौन कौन से, सीवेज मतलब अगर जो नाली वगैरह होती है उसके ट्रीटमेंट में, या कचरा एक जगह जमा होता है तो उसके ट्रीटमेंट में कौन कौन से माइक्रोब्स हमको हेल्प करते हैं। डन। एनर्जी जनरेशन में कैसे ये बेनिफिशियल होता है, तो ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में देखेंगे, क्लियर। बायो फर्टिलाइजर्स का रोल क्या होता है, ये कैसे क्रॉप प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर में हम क्या करते हैं, अगर आप बायोलॉजी को थोड़ा इंटीग्रेट करना चाहोगे हमारे आजकल के मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ, तो वो हमारा बायोटेक्नोलॉजी हो गया। डन। इसमें हम प्रिंसिपल एंड प्रोसेस पढ़ते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, बहुत ही मतलब ये डेवलप चैप्टर है, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको पढ़ के कि चीजें कैसे डेवलप हो रही हैं, क्लियर। एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ यूज होता है, ट्रांसजेनिक एनिमल आजकल हम बनाते हैं, ठीक है, मतलब एक एनिमल का जीन लाके दूसरे एनिमल के जीन को इनकॉर्पोरेट करते हैं और एक नया एनिमल बना लेते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि तरीके कितने मॉडर्न वे से अप्लाई करके चीजों को क्रिएट किया जा रहा है, ठीक है। बायोपिरेसी के बारे में पढ़ेंगे। डन। तो ये सब हम पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी और उसके एप्लीकेशंस में। नेक्स्ट, द मोस्ट एंड द इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, ठीक है। ये एक बहुत ही ब्रॉड चैप्टर्स हैं, ठीक है, इकोलॉजी में, जिसमें हम ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट के बारे में बात करेंगे। ऑर्गेनिज्म की रहने की जगह क्या होती है और वो जिस जगह पे काम करता है उसको क्या कहते हैं, फर्दर उसके टाइप्स क्या होते हैं, पॉपुलेशन क्या होता है। जब हम एक हायरार्की अरेंज वे में देखेंगे तो ऑर्गेनिज्म, फिर पॉपुलेशन, फिर कम्युनिटी, है ना, इसी तरह से कैसे आपका नंबर बढ़ रहा है, क्लियर। पॉपुलेशन इंटरेक्शन देखेंगे कि स्पेसिस एनवायरनमेंट जो रहती हैं वो झगड़ा करती हैं या फिर मतलब मिल बांट के रहती हैं या झगड़ा करती हैं कि तू रहे मैं नहीं रहूंगा, ठीक है। ये सारी चीजें इंटरेक्शन बहुत सारे टाइप के देखेंगे, है ना। बर्थ रेट क्या होता है, डेथ रेट क्या होता है, ये सब पॉपुलेशन के कंटेस्ट में हम चीजें देखेंगे ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर में। डन। फिर हम इकोसिस्टम चैप्टर में आपका पिरामिड्स पढ़ेंगे बहुत सारे, क्लियर। पिरामिड्स पढ़ेंगे, बायोमास के बारे में पढ़ेंगे। पिरामिड्स ऑफ बायोमास एनर्जी 3 टाइप होते हैं, इसके तीनों एग्जांपल्स होते हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इकोलॉजिकल सर्विसेज क्या होती हैं, मतलब प्लांट, पेड़ पौधों से हमको क्या चीजें मिलती हैं, हम इन रिटर्न प्लांट्स को क्या देते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें हम पढ़ सकते हैं। फिर हमारा चैप्टर आता है बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, व्हाई देयर इज अ नीड फॉर कंजर्विंग आवर इकोसिस्टम, क्योंकि डे बाय डे हमारे रिसोर्सेज जो है वो डिप्लीट हो रहे हैं, ठीक है। तो देयर इज ए ग्रेट नीड फॉर कंजर्वेशन, अदरवाइज एक दिन इंसानों को बिना ऑक्सीजन के ही उनकी जानें चली जाएंगी, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, ग्लोबल लेवल पे अल्फा बीटा गामा डाइवर्सिटी होती है, ठीक है। पैटर्न्स के बारे में पढ़ेंगे, पैटर्न्स ऑफ डाइवर्सिटी, इंपॉर्टेंस क्यों है डाइवर्सिटी, लॉस कैसे हो रही है, कौन कौन से रीजंस हैं, हिप्पो, these are the major factors which leads to the destruction of biodiversity, that is habitat destruction, है ना। P for pollution, P for population, O for overgrazing, E for invasion of invasive species का इंट्रोड्यूस करना। तो ये सब आप जब ये चैप्टर पढ़ोगे तब आपको ये सारी चीजें बताई जाएंगी, क्लियर। नेशनल पार्क क्यों बनते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, सेंचुरीज क्या होती हैं, ठीक है, ये सब के बारे में भी हम इस चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। डन, ठीक है। फिर हम एनवायरमेंटल इश्यूज के बारे में देखेंगे कि एयर पॉल्यूशन क्या होता है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है और इसको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। इसके कंट्रोल मेथड, मेजरमेंट मेथड पढ़ेंगे। वाटर पॉल्यूशन कैसे होता है, उसका कंट्रोल एजेंट्स पढ़ेंगे। एग्रोकेमिकल और उनके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं। एग्रोकेमिकल्स मतलब अगर केमिकल को एग्रीकल्चर तरीके से आप अप्लाई करोगे तो वो वेदर हार्मफुल होगी या बेनिफिशियल होगी। डन। सॉलिड वेस्ट को हम कैसे मैनेजमेंट करेंगे। रेडियो एक्टिव वेस्ट होते हैं, जिन जिन मटेरियल में अगर आपके रेडियो एक्टिव एलिमेंट इनकॉर्पोरेट कर दिए जाते हैं तो उनको हम रेडियो एक्टिव बोलते हैं, ठीक है। ओजोन लेयर कैसे डिप्लीट हो रहा है, ओजोन लेयर को डिप्लीट मेजर करने के लिए जो यूनिट होती है वो होती है डेसिबल, है ना। कैसे ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है कि आपके जो फ्रीजर से जो CFC गैसेस होती है वो जाती हैं तो वो होल क्रिएट करती हैं। डन। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। डिफॉरेस्टेशन, कंजर्वेशन वगैरह के बारे में पढ़ेंगे कि 3 केस स्टडी भी पढ़ सकते हैं कि डिफॉरेस्टेशन क्यों करते हैं, फॉर सेल्फ पर्पज, ठीक है, ह्यूमन सेल्फिशनेस की वजह से ही तो डिफॉरेस्टेशन किया जाता है, ठीक है। तो ये है आपका ब्रॉड टर्म में आपका CUET 2023 का सिलेबस जो कि आपको कवर करना है, क्लियर। तो इट विल बी बेटर कि आप हर एक चैप्टर को बारीकी से पढ़ें क्योंकि क्वेश्चंस पूरे आई होप कि, है ना, अंदर अंदर से क्वेश्चन पूछने के बहुत सारे चांसेस है, ठीक है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखो, एनालाइज करो और आप पढ़ सकते हो और आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छी तरीके से बेहतरीन बनाने के लिए हमारे पेड कोर्सेज से आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको इसके बारे में डिटेल जानना है तो सभी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी।
सो अपनी प्रिपरेशन को बनाए रखिए, कंसिस्टेंसी मेंटेन करे रखिए, डेली पढ़िए, ठीक है, तो आपके प्रिपरेशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर? तो अगर आपको कंटेंट सही लगा हो देन प्लीज़ लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।